नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी किचन पर लॉक। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती विन्नू को? पता है ना, माया के सिर में दर्द हो रहा है। नीलम जी की आदत थी कि सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था, इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकल कर आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू माया और बेटा समीर उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात यह नहीं थी कि नीलम जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी। बात यह थी कि बहू माया रात को रसोई का काम खत्म कर रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, नीलम जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 9 बज गए और नीलम जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी माया की जगह समीर ने आकर दरवाजा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था, रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाजा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज तो माया करके दे ही देती है ना। आज संडे था, इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना। कहते कहते समीर अंदर कमरे में गया और माया को जगाया। माया भी तिल मिलाते हुए उठी और चाबी लाकर नीलम जी के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाजा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सिर दर्द होने लगा है मेरा। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बस बहू को मशीन बनाकर रख दें। माया बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर नीलम जी ने जाकर रसोई का दरवाजा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर आई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई ही थी कि 5 साल का पोता विन्नू जाग गया। जगते से ही बोला, दादी मेरा दूध। उसे देख नीलम जी मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रखकर पहले विन्नू के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी, इतने में समीर की आवाज़ आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? पता है ना, माया के सिर में दर्द हो रहा है। कहते कहते समीर भी रसोई में आ गया, साथ में विन्नू भी गोद में था। उसे देखते ही नीलम जी बोली, बेटा, मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको, बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से ही मना कर दिया था। विन्नू को नीलम जी के पास छोड़कर ही समीर वापस अपने कमरे में चला गया। नीलम जी देखती ही रह गई, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ न करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने आंसू पहुँचे और विन्नू को उसका दूध गर्म लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय समीर ने माया से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं नाश्ता खुद ही बना लूँगी। अरे, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूँगी। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाए। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेराफेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती हैं। और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। माया को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर समीर गुस्से में आकर नीलम जी से बोला, देख लो, ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। नीलम जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गईं। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 7 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे घर में सब लोग। यार दोस्त रिश्तेदार सब लोगों ने कितनी बधाइयाँ दी थी। सासू माँ तो बलैया लिए जा रही थी, अरे 2-2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी राज। कुछ साल बाद पति का देहांत हो गया, तब भी नीलम जी ने हिम्मत करके अपने दोनों बेटे समीर और शिशिर को संभाला। कितनी परेशानी झेलकर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं के आपस में बनी नहीं, इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। नीलम जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था, उसी में ऊपरी मंजिल पर शिशिर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर समीर अपनी पत्नी और नीलम जी के साथ रहने लगा। नीलम जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी।
शिशिर ने साफ मना कर दिया कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो समीर को अपने पास नीलम जी को रखना पड़ा। सच कहे तो उस समय की बधाइयाँ आज कानों में चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद समीर कमरे में आया और पोहे की प्लेट नीलम जी के सामने टेबल पर रखते हुए, या यूं कहें पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो, आखिर एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं। नीलम जी को समीर की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पोहे की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर नीलम जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार नीलम जी ने काफ़ी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को शिशिर अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। समीर और माया भी बाहर खड़े हुए थे। तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर पर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं नीलम जी से मिल सकता हूँ? आपको नीलम जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं। समीर ने कहा, जी मुझे नीलम जी ने फ़ोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। इतने में नीलम जी अंदर से आईं। क्या आप ही नीलम जी हैं? जी मैं ही नीलम हूँ। आप? जी आपने सुबह फ़ोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इससे पहले नीलम जी आगे कुछ कहती, समीर बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? शिशिर ने भी कहा। कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी? सुनाने में तुम लोग तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों का करोगी क्या? माया ने कहा, सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊं, जहां से जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वहीं जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही जमीन खरीद रही हूँ और वहीं रहूंगी। फिर हम लोगों का क्या? छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज जुबान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? समीर और शिशिर एक साथ बोले। माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो। कहकर नीलम जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी। 1 महीने बाद वो मकान बिक गया और नीलम जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम वह बच्चों को पढ़ाती थी और गांव के शांत वातावरण में अपनी जिंदगी जीती थी। उम्मीद है दोस्तों ये दिल को छू लेने वाली कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी ने मन को छुआ हो तो अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानियां अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।